Hello my dear student, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of Medical Explain. Today we will discuss about the second chapter of the biology class 11th where name is biological classification, and this will be the sixth lecture of the biological classification in which we will discuss about the animal, virus, viroid, lichens, prion and a lot of things. तो आइए जानते हैं कि आखिर एनिमल क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो एनिमल होता है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अंजाम देता है, यानी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए डिपेंडेंट होता है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमको डिटेल में स्टडी नहीं करना है। एनिमल के बारे में हम एनिमल किंगडम में स्टडी करेंगे। एनिमल किंगडम में हमको प्रोटोजोआ को पढ़ना नहीं है क्योंकि ये प्रोटिस्टा का मेंबर हो जाता है। तो पोरीफेरा, सेलिट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्किलहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करना है। तो ये तो एनिमल किंगडम के बारे में ब्रीफ रिव्यू रहा कि सारे एनिमल हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और जो है इनके बारे में हमें स्टडी करना। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर में, उसका नाम है, इस लेक्चर में उसका नाम है वायरस, विरियोइड, प्रियॉन और लाइकेंस। इन लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रख करके चलते हैं जो हमारे क्लास 11 बेसिस पे या कंपटीशन बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम वायरस के बारे में बात करें तो वायरस जो होता है वो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक मटेरियल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक मटेरियल से मिलकर के बना होता है। वायरस को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नहीं रखा जाता है, यानी इट इज एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपको नीट का क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वायरस है कि नहीं है, विरियोइड है कि नहीं, प्रियॉन है कि नहीं। तो ऑल दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये होस्ट के बाहर, सेल के बाहर क्या होते हैं, डेड होते हैं, क्योंकि वायरस के पास सेल नहीं पाई जाती है। हम डिस्कस करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन और हम जानते हैं, वायरस इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। वायरस इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी का मतलब क्या है? सेल थ्योरी कहती है कि ओमनी सेल्ला की सेल्ला, मतलब दुनिया में जितनी भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड करती हैं, मतलब बनती हैं। दूसरी चीज सेल क्या है? सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी कि बिना सेल के जीवन पॉसिबल नहीं है। हमने जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने कुल 5 बातों को बेसिस मान करके कहा था कि 5 बातें अगर किसी के अंदर पाई जाती हैं तो वो लिविंग कहलाता है। पहला था ग्रोथ, दूसरा था रिप्रोडक्शन, तीसरा था मेटाबॉलिज्म, चौथा था कॉन्शियसनेस और पांचवा जो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी सेल दुनिया की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें लाइफ पॉसिबल होती है। क्योंकि वायरस के पास सेल ही नहीं है इसीलिए इसको हम एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कहते हैं। दूसरी चीज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक्सेप्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने स्टडी किया तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी वायरस के बारे में जिक्र नहीं हुआ। ये आप ध्यान दीजिएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंगाई और एनिमलिया के बारे में डिस्कस हुआ, लेकिन कहीं भी वायरस या विरियोइड या लाइकेंस या प्रियॉन के बारे में, इवन लाइकेंस के बारे में डिस्कस थोड़ा बहुत हुआ भी था, लेकिन प्रियॉन के बारे में डिस्कस नहीं हुआ, या वायरस के बारे में नहीं हुआ, विरियोइड्स के बारे में नहीं हुआ। इसीलिए वायरस को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कहते हैं। ये प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक मटेरियल से मिलकर बना होता है। इट इज आल्सो द एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी एक्सेप्शन है क्योंकि इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नहीं लिया जाए। ठीक है। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें ध्यान देना है वो ये है कि वायरस को अगर डिफाइन किया जाए तो बोलते हैं इट इज अ डेड एंड क्रिस्टलाइन मैटर। क्रिस्टलाइन मैटर, डेड एंड क्रिस्टलाइन मैटर आउटसाइड ऑफ होस्ट। होस्ट के शरीर के बाहर, यानी होस्ट के शरीर के बाहर इट इज अ डेड एंड क्रिस्टलाइन मैटर। होस्ट के शरीर से बाहर ये क्या होता है? डेड और क्रिस्टलाइन मैटर माना जाता है। यानी सेल के अंदर जब तक ये नहीं इंटर करता है तब तक इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है।
लेकिन जैसे ही वायरस किसी सेल के अंदर इंटर करता है, उसके सेल को अपने हिसाब से रेगुलेट करने लगता है। मेरी बातें समझ में आ रही? ओके, तो इतनी सारी बातें आपको फील करना था वायरस से रिलेटेड। अब बात को हम और आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे कि टर्म वायरस किसने दिया था। तो टर्म वायरस जो था उसको पास्चर ने दिया था, पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। टर्म जो वायरस था, वायरस का मतलब होता है वेनम, वायरस का मतलब होता है वेनम और वेनम का मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, तो टर्म वायरस जो दिया था उसको दिया था किसने? पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने वायरस टर्म दिया था। ठीक, दूसरी बात कि वायरस को किसने जो है इन्फेक्शियस कहा कि वायरस जो है वो डिजीज काज कर सकता है, यानी वायरस की डिस्कवरी किसने की थी? डीजे आइवेनोवस्की नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस की डिस्कवरी की। डीजे आइवेनोवस्की, डीजे आइवेनो IVANO, डीजे आइवेनोवस्की नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? वायरस का खोज किया था। कैसे किया था? ये भी लिखा था। उन्होंने एक टोबैको की पत्ती ली और उस पे एक इन्फेक्टेड लीफ थी, मतलब ऑलरेडी टोबैको की लीफ थी जो इन्फेक्टेड थी, और उसमें मोजाइक की तरह, यानी कि लीफ है और लीफ पे जगह जगह, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको लीफ मान के चलते हैं तो जगह जगह जो है यहाँ 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 सूखा सूखा हो जाए। ये अगर ये कलरफुल है तो जगह जगह क्या हो जाए? सूखा सूखा, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए सूखा, उसको मोजाइक बोलते हैं। तो आपने मोजाइक देखा हो गाँव में या फिर शहर में, पुराने जमाने में लगाया जाता था, आजकल तो टाइल्स लगाया जाता है, तो जगह जगह सफ़ेद होता है, सफ़ेद सफ़ेद होता है और बीच में खाली होता है, छीटा छीटा होता है ना, तो उसको बोलते हैं मोजाइक। तो हुआ क्या कि उस टोबैको के पेड़ के ऊपर किसी वायरस का इन्फेक्शन होने के चलते वो छीटा छीटा हो गया। अब उन्होंने क्या किया? उस छीटे से उस पत्ती को उखाड़ा और उसको क्रश किया, और क्रश करने के बाद वही छीटा किसी दूसरे लीफ पे फेंक दिया। जब दूसरे लीफ से फेंका तो कुछ दिनों बाद देखा कि जो दूसरी खूबसूरत लीफ जो थी जिसमें क्लोरोफिल था वो भी अब क्या होगी? उसका क्लोरोफिल खत्म हो गया, यानी उसका भी क्लोरोफिल खत्म हो गया, मतलब जहाँ जहाँ उसका छीटा पड़ा है उस पर मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और इसको कहा गया मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। तो मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको के बारे में किसने स्टडी किया था? डीजे आइवेनोवस्की ने स्टडी किया था, और जो वायरस था वो था टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस था, और उसने जो है मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको को अंजाम दिया। ये आपको समझना था। लेकिन मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको को अंजाम किसने दिया? टोबैको मोजाइक वायरस ने दिया, जिसमें कि उसने टोबैको के लीफ के ऊपर इन्फेक्शन काज करने के चलते वहाँ क्या हो गया? छीटा छीटा हो गया। ठीक है, तो इसका जो सर्च था, जो वायरस का सर्च था, वो डीजे आइवेनोवस्की ने किया था, और डीजे आइवेनोवस्की ने वायरस का डिस्कवरी किया था। और टर्म अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस का टर्म किसने दिया था? वायरस का मतलब होता है वेनम, वेनम का मतलब होता है पॉइजन, और ये टर्म पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने दिया। इसके अलावा एक साइंटिस्ट थे M.W. बेजर्निक, जिसने वायरस को कंटाजियम वायरम फ्लूइड, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था M.W. बेजर्निक। M.W. बेजर्निक नाम के साइंटिस्ट ने वायरस को कंटाजियम वायरम फ्लूइड कहा। M.W. बेजर्निक नाम के साइंटिस्ट ने वायरस को क्या था? कंटाजियम वायरम फ्लूइड, कंटाजियम वायरम फ्लूइड का मतलब कहा जाता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, यानी वायरस को इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड का जो टर्म था वो किसने दिया था? उसने दिया था M.W. बेजर्निक नाम के साइंटिस्ट ने। वायरस को क्या कहा? वायरस को इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा, यानी कि वायरस को क्या बोला? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोला। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वायरस को कंटाजियम वायरम फ्लूइड यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड किसने कहा था, तो उनका नाम है M.W. बेजर्निक। चौथी बात जो आपको इसके बारे में जानना है कि वायरस को क्रिस्टलाइज, ये सब समझ में आ गया? तो वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था? तो वायरस को जो क्रिस्टलाइज किया था उसका नाम था W.M. स्टैनले।
WM स्टेनली नाम के साइंटिस्ट ने वायरस को क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया। वायरस से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जिसको ध्यान रखना है, इट इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। इसका सेल नहीं होती इसलिए इसको लिविंग नहीं माना जाता है। वायरस को यह भी बोला जाता है इट इज अ डेड एंड क्रिस्टलाइन मैटर आउटसाइड ऑफ द होस्ट, और इट इज एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये दो बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा जो वायरस से रिलेटेड जो पूछा जाता है वो जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड बातें पूछी जाती है, जिसपर हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन इसके डिस्कवरी से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें हमने जाना, जैसे कि वायरस का टर्म किसने दिया, तो पास्टर ने दिया था। वायरस का मतलब होता है जहर यानी कि पॉइजन यानी कि वेनम। दूसरा डीजे एल्वेनोवस्की नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको पे रिसर्च किया था। जैसे कि एक पेड़ था टोबैको का पत्ता था, उस पर क्या था, उस पर मोजाइक लाइक स्ट्रक्चर था, उसको उसने उठाया, उठा करके दूसरे पत्ते का वो भी पत्ता उसी तरह से छीटा छीटा हो गया। तो मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको पे उन्होंने रिसर्च करके सर्च किया किसका, वायरस का। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वायरस से रिलेटेड कि वायरस को इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड किसने कहा, तो कंटेजिंग वायरल फ्लूइड यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड जो है वो WM बुजर्निक नाम के साइंटिस्ट ने कहा। और जो वायरस को क्रिस्टलाइज किया था उसका नाम है WM स्टेनली नाम के साइंटिस्ट ने वायरस को क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया। जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करें तो बच्चों जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है या तो वो DNA हो सकता है या तो RNA होता है, यानी आइदर DNA और RNA होता है। यानी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो DNA होता है या तो RNA होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है आइदर DNA होता है और RNA होता है। अब आपके कॉम्पिटिशन के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA होगा, DNA होगा, RNA एंड DNA होगा या RNA और DNA होगा। तो बच्चों ये बहुत ध्यान दीजिएगा, RNA और DNA इज राइट आंसर एंड RNA एंड DNA इज रॉन्ग आंसर। हम समझ में आ रहा है मेरी बात, पूछा गया है क्वेश्चन नीट के एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आइदर RNA और DNA होता है, ना कि RNA एंड DNA होता है। ठीक है, ये कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी। अब वायरस के स्ट्रक्चर को थोड़ा हम समझाते हैं। जैसे टोबैको मोजाइक वायरस को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके शरीर में दो हिस्सा होता है, एक तो प्रोटीन पोर्शन होता है और एक उसका न्यूक्लिक मटेरियल होता है। तो अगर मैं इसको मान लीजिए ऐसे बनाता हूँ, ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे अंगूर के गुच्छे की तरह। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को कैप्सिड कहते हैं। जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है अभी बना रहा हूँ जस्ट, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलते हैं। और इसके एक यूनिट को, एक गोला जो मैं बनाया उसके एक गोले को कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, और इसके एक यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। ठीक है, तो कैप्सोमेयर क्या है, इसका एक यूनिट है और पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। अब इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो यहाँ कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब ये न्यूक्लिक मटेरियल RNA DNA हो सकता है ना। तो इसके दो हिस्सा, एक तो ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है प्रोटीन पोर्शन होता है और ये जो दिख रहा है ये है उसका न्यूक्लिक एसिड। अब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो DNA होगा या तो RNA होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देनी है कि देखिए जो प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरस जो होता है उसके पास, ज्यादातर प्लांट वायरस के पास क्या होता है, RNA पाया जाता है। लेकिन एनिमल वायरस में डाइवर्सिटी पाई जाती है। एनिमल वायरस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एनिमल वायरस ज्यादातर क्या, सभी वायरस एनिमल को बीमारी ही पहुंचाते हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं। अब क्योंकि वायरस किसी सेल के अंदर इंटर करेगा और किसी के जेनेटिक मटेरियल को यूज करके अपना सिस्टम बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेल को नुकसान ही पहुंचाता है। तो पहला जो सबसे कॉमन वायरस है जो हम जानते हैं वो है कॉमन कोल्ड। मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज, मोस्ट कम्युनिकेबल वायरल डिजीज माना जाता है कॉमन कोल्ड। तो अगर एनिमल के अंदर बात करें तो एनिमल के अंदर जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA हो सकता है, वो DNA हो सकता है,
वो आरएनए हो सकता है, वो डीएनए हो सकता है, इवन आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। जनरली डबल स्टैंडर्ड अगर हमारे बॉडी में आरएनए हो जाता है तो आरएनए साइलेंसिंग हो जाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा और हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएंगे, हमारा जीन जो है वो फंक्शनल नहीं कर हो पाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जो वायरस होते हैं, कुछ वायरस होते हैं जिसके पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल या फिर सर्कुलर हो सकता है। तो एनिमल जो होता है, जो एनिमल वायरस होता है वो क्या क्या बीमारी काज करता है, 10-15 वायरल डिजीज को मेंशन करते हैं। पहले मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज जिसका नाम है राइनो वायरस, ठीक है। जो राइनो वायरस है वो कॉमन कोल्ड डिजीज काज करता है। कौन सी बीमारी काज करता है? कॉमन कोल्ड डिजीज काज करता है और ये मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि कॉमन कोल्ड कौन काज करता है? राइनो वायरस का काज करता है। और एनिमल वायरस के पास आरएनए हो सकता है, एसएस आरएनए हो सकता है, डीएस आरएनए हो सकता है या डीएस डीएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है ना। ये चीज आपको दिमाग में रख के चलनी है कि जो डीएनए जो वायरस होता है, एनिमल वायरस होता है, उसके पास उसके जेनेटिक मटेरियल में वेरिएबिलिटी पाई जाती है। तो राइनो वायरस इज रिस्पांसिबल फॉर द कॉमन कोल्ड डिजीज। एक होता है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस के पास खासियत ये होती है कि इसके पास एक क्षमता होती है, ये एक्चुअली जो रेट्रो वायरस होता है वो होता तो आरएनए वायरस है, लेकिन अगर ह्यूमन की बॉडी में इंटर करता है तो आरएनए से डीएनए बना लेता है और आरएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को हम लोग बायो की भाषा में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बच्चों, और इसके बारे में आपको क्लास 12th में पढ़ना है डिटेल में, और जो मेडिकल की तैयारी कर रहे बच्चे उनके लिए तो अभी मैं बता दूंगा कि आरएनए से डीएनए बनाता है। क्योंकि होता क्या है आपको बता दें, डीएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहेंगे, और डीएनए से, ठीक है, डीएनए से अगर हमें आरएनए बनाना है तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। जब हम आपको सेल चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल में समझाएंगे कहाँ डीएनए रिप्लिकेशन होता है। और आरएनए से अगर प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इस बारे में चर्चा डिटेल में करेंगे क्लास 12 में, और जिस भी बच्चे को उसके बारे में और डिटेल में जानना है वो हमारे जो है क्लास 12 के लेक्चर मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस ऑफ फैक्टर में चला जाएगा, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे वीडियोस, उसमें आप समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ जानते हैं बच्चों, रेट्रो वायरस जो होता है वो एक्चुअली एड्स का जो वायरस होता है वो रेट्रो वायरस ही होता है। जो एचआईवी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, वो रेट्रो वायरस ही होता है। यानी उसके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि आरएनए से डीएनए बना सके। जनरली डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ आरएनए से डीएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और यहाँ आरएनए से डीएनए बन रहा है इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसके लिए जो एंजाइम यहाँ काम करती है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम काम करता है। और जो इंसान ने इस बारे पर डिस्कस किया, जिस साइंटिस्ट ने इस पर डिस्कशन किया था, जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया, उसका नाम था टेमिन और बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में चर्चा की। तो रेट्रो वायरस जो है एक आरएनए वायरस होता है, एक होता है रियो वायरस। रियो वायरस जो होता है बच्चों, इसके बारे में जो खासियत है वो ये है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। यानी जो रियो वायरस होता है वो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। इसके बारे में क्या रखिएगा, ऊपर वाला मैं मिटाता हूँ कि ये क्लास 12 में आपको डिटेल में स्टडी करना है। फिर भी जो बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, जो नीट में बैठना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है कि जो बच्चा इस चीज़ को पढ़ रहा है वो नीट में बैठेगा ही, तो उसके लिए जो है थोड़ी बहुत जानकारी देगी। ओके, तो ये तो हो गया रियो वायरस। इसके अलावा और भी बहुत सारे वायरल डिजीज का नाम मैं लिखता हूँ। PRIE, P से हो जाएगा पोलियो, R से हो जाएगा रैबीज, I से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा,
ठीक है, और ए से हो जाएगा एक्स, AIDS, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ठीक है। और एक हो गया इन्फ्लुएंजा, और एड्स हो गया। एड्स को काज करने वाला जो वायरस होता है उसको HIV कहते हैं। एड्स के केस में जो HIV वायरस होता है वो हमारे ब्लड का जो टी लिम्फोसाइट होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ब्लड वाले चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, है ना। लेकिन जान लेते हैं कि टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, टी लिम्फोसाइट को मारता है। और चूंकि जो टी लिम्फोसाइट होती है वो 17 साल की उम्र के बाद, 17 ईयर के बाद नहीं बन पाती है। इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि हमारे बॉडी में थाइमस ग्लैंड जो होती है वो थाइमस ग्लैंड 17 साल की उम्र के बाद डिसअपीयर हो जाती है। तो टी लिम्फोसाइट को ये मार देता है, क्योंकि 17 साल के बाद फिर ये बन नहीं पाती है, और इसलिए हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो कमजोर हो जाती है। टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में जो प्रोवाइड करता है उसका नाम है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और सेल मीडिएट इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है, यानी सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स जो है सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसी जगह पे अगर आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी ब्लड के अंदर इम्यूनिटी की बात करें तो ब्लड के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, जो 5 तरह का होता है, GAMED, गैमा, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोजिन, तो जो IgG जो देख रहे हैं, IgG, IgM, IgE जो देख रहे हैं वो क्या है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी ब्लड के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एक होता है IgG, है ना, एक होता है IgA, एक होता है IgM, है ना, एक होता है IgE और एक होता है IgD। ये लोग जो देख रहे हैं ये ग्लोबुलिन बेसिकली प्रोटीन होते हैं। आपने पढ़ा होगा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, है ना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजिन। तो ये जो ग्लोबुलिन देख रहे हैं आप लोग, ये जो ग्लोबुलिन आप जो देख रहे हैं वो क्या है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी ब्लड के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो हमने HIV के बारे में बात किया, हमने कहा HIV जो होता है वो एड्स नाम की बीमारी काज करता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का मतलब होता है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर मतलब जन्म के बाद, इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, डिफिशियंसी मतलब कमी, और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी जन्म के बाद इम्यून सिस्टम में कमी आ जाता है, जिसके चलते हमारे बॉडी में ग्रुप ऑफ सिम्टम आने लगते हैं। और ये जो काज करता है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कहाँ अटैक करता है, टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। टी लिम्फोसाइट 17 साल के बाद हमारे बॉडी में इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि टी लिम्फोसाइट बनता तो है हमारे बोन मैरो के अंदर, लेकिन मैच्योर होता है थाइमस ग्लैंड में, और थाइमस ग्लैंड क्या होता है 17 साल की उम्र के बाद हमारे बॉडी से डिसअपीयर हो जाती है, और डिसअपीयर होने के चलते हमारे बॉडी में फिर से टी लिम्फोसाइट नहीं बन पाती है, और इस तरह से हमारा सेल मीडिएट जो इम्यूनिटी जो प्रोवाइड कर रहा था वो अब चला गया, वो मारा गया, जिससे अब हमारे बॉडी में अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है या कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है तो उससे हमारी जान जा सकती है, ठीक है। वायरस कोई डिजीज नहीं होती है, इट जस्ट अ डिफिशियंसी, इट जस्ट अ सिम्टम, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये चीज आपको फील करके चलना है। जो है अगर आपसे कोई कहता है कि एड्स क्या है, तो एड्स कोई बीमारी नहीं है, एड्स एक सिम्टम है, एक सिंड्रोम है जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एड्स क्या है, तो एड्स जो होता है वो एक तरह का क्या है, एक कह सकते हो कि एक सिंड्रोम है, डिजीज नहीं है, मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम आते हैं। और क्यों आते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को क्या करता है, कमजोर कर देता है। ये कोई बीमारी नहीं है, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम हमारी बॉडी में लेकर के आता है, ये चीज आपको दिमाग में फील करके चलना है। हमने कहा कि ब्लड के अंदर भी इम्यूनिटी होती है, और ब्लड के अंदर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है उसका नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हमारे पाई जाती हैं ब्लड में, और वो बेसिकली प्लाज्मा का हिस्सा होती है। वो 5 तरह की होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ये ब्लड के अंदर क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ये सब चीजें आपको क्लास 12 में पढ़नी है, पर जो बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है या नीट की तैयारी कर रहा है, या जो बच्चा अभी क्लास 11 से ही अपने आपको बेस्ट करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता दिया। चलिए इसको बिठाते बच्चों और आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो रह गया आपका
HIV के बारे में कुल 5-6 वायरल डिजीज हमने आपको बताया। एक तो रेट्रो वायरस के बारे में बता दिया, एक रियो वायरस के बारे में बता दिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रेट्रो वायरस होता है एड्स का वायरस रेट्रो वायरस ही होता है, और जो बीमारी का जो वायरस है उसका नाम है HIV वायरस, और जो बीमारी का कर रहा है उसका नाम है एड्स। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है हमको कि इसके अलावा क्या क्या हो सकता है बीमारी। तो स्मॉल पॉक्स हो सकता है, फिर चिकन पॉक्स हो सकता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। इसके अलावा स्वाइन फ्लू हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको बर्ड फ्लू हो सकता है, ठीक है, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, 1 2 3 4 बर्ड फ्लू हो सकता है। इसके अलावा 5वीं बीमारी आपको डेंगू हो सकता है। डेंगू एक वायरल डिजीज है, इसका कैरियर होता है मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, उसका कैरियर होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्यूलेक्स नहीं होता, सॉरी, इसका जो कैरियर होता है वो एडीज टी होती है। डेंगू का जो कैरियर होता है वो एडीज मॉस्किटो होता है, क्यूलेक्स फैलेरिया का कैरियर होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जो होता है वो फैलेरिया का कैरियर होता है, एडीज मॉस्किटो जो होता है वो डेंगू का कैरियर होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, डेंगू एक वायरल डिजीज है। आगे बढ़ते, अगर इतना आपको क्लियर है तो बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, चीजों को फील करने की कोशिश किया जाए। तो स्मॉल पॉक्स जो होता है वो होता है वैरियोला वायरस से। वैरियोला वायरस जो होता है वो स्मॉल पॉक्स नाम की डिजीज काज करता है। चिकन पॉक्स वैरिसीला वायरस काज करता है, वैरिसीला वायरस काज करता है, सी से सीला, सी से चिकन पॉक्स, वैरिसीला और चिकन पॉक्स। स्वाइन फ्लू काज करता है H1N1 वायरस, और बर्ड फ्लू काज करता है H5N1 वायरस। डेंगू एक वायरल डिजीज है, इसका कैरियर होता है एडीज एजिप्टियाई। एडीज एक मॉस्किटो होता है जो डेंगू और चिकनगुनिया नाम की और येलो फीवर नाम की बीमारी का कैरियर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर इतना आपको क्लियर हो जाता है तो आपने इबोला का नाम सुना होगा, ये भी एक वायरल डिजीज है। आपने मिजल्स का नाम सुना होगा, आपने मम्स का नाम सुना होगा, आपने जेनाइटल हर्प्स काज करता है, H हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस काज करता है जेनाइटल हर्प्स। और जो जेनाइटल वर्म होता है, जेनाइटल वर्म होता है बीमारी, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और यानी कि सेक्स रिलेटेड बीमारी है। जेनाइटल हर्प्स से जेनाइटल वर्म एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो जेनाइटल हर्प्स जो होता है हर्प सिंप्लेक्स वायरस काज करता है, और जो जेनाइटल वर्म WRTH होता है उसको काज करता है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस काज करता है। तो दीज आर द सम वायरल डिजीज एंड दिस इज ऑल अबाउट वायरस, जिसके बारे में हम लोगों डिस्कस किया। अब हम जानेंगे वायरस के बाद वीरियोइड्स के बारे में। आई होप आपको वायरस से रिलेटेड सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वायरस के चलते एनिमल के अंदर कौन कौन सी बीमारी होती है ये हमने जाना। जनरली प्लांट वायरस के पास RNA होता है, एनिमल के पास RNA और DNA दोनों हो सकता है, इवन RNA डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। एक चीज और बात ध्यान रखनी है, एक टर्म आता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है बच्चों? बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय वायरस। ऐसा बैक्टीरिया जो वायरस से क्या हो, इन्फेक्टेड हो, उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ऐसा सिस्टम आपको दिखेगा, ये बैक्टीरिया है, उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। प्लांट के अंदर भी बीमारियां होती हैं वायरस से, तो पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिए। तो आपको बता दें प्लांट के अंदर कौन कौन सी होती है। मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, बता देते हैं, है ना, आपको छाप लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन कौन सी बीमारी प्लांट के अंदर हो सकती है, तो मोजाइक फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। मोजाइक फॉर्मेशन भी किससे होता है? वायरस से ही होता है। लीफ कर्लिंग, ठीक है। फिर तीसरा होता है लीफ रोलिंग, है ना, लीफ रोलिंग। चौथी बीमारी हो सकती है आपका वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ। वेन क्लियरिंग, है ना, ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ। So this is all about what? This is all about
viral disease which is formed into the plants, and previously we have discussed about the animal disease that will be caused by the virus. तो वायरस से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और किस किस तरह से वायरस हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कौन कौन सी बीमारी घातक है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो इस सब जो जानकारी रही वो वायरस से रिलेटेड रही। बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक नीट के एग्जाम में या मेडिकल के एग्जाम में पूछते जा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे भी जाएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिए। अब हमारा अगला टॉपिक होगा विरियोइड्स और फिर हम जानेंगे प्रियॉन के बारे में और फिर जानेंगे लाइकेंस के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग विरियोइड्स के बारे में। बच्चों विरियोइड्स का जो टर्म दिया था उसका नाम था, जो साइंटिस्ट ने इस टर्म को दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था टीओ डीनर। टीओ डीनर नाम के साइंटिस्ट ने 1971 में विरियोइड टर्म दिया। विरियोइड के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है LMW RNA होता है, यानी कि लो मॉलिक्यूलर वेट RNA होता है। दूसरी बात जो उसके बारे में जानना है, ये बीमारी काज करता है PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। PSTD पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है पोटैटो के अंदर। ठीक, इसका जेनेटिक मटेरियल LMW लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। टर्म विरियोइड जो दिया उसका नाम था TOD। इससे ज्यादा हमको अभी आज के डेट में विरियोइड से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नीट का सिलेबस बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। सब जो भी कुछ पूछा जाता है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो अगर हम इतना जानते हैं विरियोइड्स के बारे में तो हमारा जीवन धन्य और आपका भी हो ही जाएगा। दूसरी बात, अगर हम प्रियॉन के बारे में बात करें तो उसका जो शरीर होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना होता है। प्रियॉन का जो शरीर होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ये जनरली जो है मेंटल डिजीज काज करता है, और मेंटल डिजीज जो काज करता है उसका नाम है बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। BSE नाम की डिजीज काज करता है। BSE बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी नाम की बीमारी को ये अंजाम देता है, जो कि लगभग क्या है सीआर जैकोब डिजीज इनटू द ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता है। जो कि ये कैटल्स के अंदर ये बीमारी होती है जो सीआर जैकोब डिजीज इनटू द ह्यूमन बीइंग की तरह हमें दिखता है। ठीक, तो ये जनरली मेंटल डिजीज काज करता है। प्रियॉन का शरीर प्रोटीन का बना होता है, और बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी नाम की बीमारी कैटल्स के अंदर काज करता है, जिसमें उनके अंदर मेंटल इलनेस हो जाती है। दिमाग का जो न्यूरल सिग्नल न्यूरल कंट्रोलिंग होती है वो खत्म हो जाती है, और यही बीमारी ह्यूमन के अंदर सीआर जैकोब डिजीज के नाम से कंसीडर की जाती है। यानी द सीआर जैकोब डिजीज इज एनालोगस टू व्हाट bovine spongiform encephalopathy is analogous to the CR-Jakob disease in the human being। अगर बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई तो अगली बात जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है उसका नाम है लाइकेंस। ये लिख देता हूँ। लाइकेंस कुल दो हिस्से से मिलकर बना है। एक होता है थाइकोबियन, ठीक है, और एक होता है माइकोबियन। एक होता है थाइकोबियन और एक होता है माइकोबियन। जो थाइकोबियन होता है वो बेसिकली किसके बारे में डिस्कस किया जाता है, वो बेसिकली जो है एल्गी के लिए है, और जो माइकोबियन टर्म है वो आपके लिए फंजाई के लिए। एल्गी क्या करती है, एल्गी जो होती है वो हमें फोटोसिंथेसिस हमें ना कर सकते हैं कि जो लाइकेंस होता है वो एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में, जिसमें दोनों को फायदा होता है। एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है और फंजाई जो है उसको रहने के लिए शेल्टर है ना, शेल्टर और मिनरल प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइकेंस, प्रियॉन, विरियोइड, वायरस। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोश और जुनून के साथ अगली क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्लांट किंगडम।